हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएफएससी रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो आपका जो पेपर 2 फेज 2 है उसमें कुछ 8-10 टॉपिक लिखा हुआ है, उसके साथ उन्होंने लिख दिया एक्सेट्रा। तो देखो, एक्सेट्रा में तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर एकदम ही नहीं आएगा। मतलब दे कैन आस्क यू करंट अफेयर रिलेटेड टू आईएफएससी, तो वही सारा चीज़ हम इस छोटे से वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा। मतलब मैं पीडीएफ बोल रहा हूँ, ना कि इस पीपीटी की बात कर रहा हूँ। ये पीपीटी नहीं है, हालांकि आप पीपीटी भी डाउनलोड कर लोगे तो आप सारा चीज़ पढ़ पाओगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक्सएमबी। सबसे पहला न्यूज़ हम देखेंगे रिलेटेड टू आईएफएससी एंड सीईईडब्ल्यू। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, इन्होंने एक एमओयू साइन किया किसके साथ? आईएफएससीए के साथ, फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के साथ, टू कोऑपरेट ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस। तो देखो, सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं। फाइनेंस का मतलब क्या है? कोई भी प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट आता है उसको फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, किसी बैंक को एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, नहीं किसी कंपनी को एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो बैंक से पैसा उठाएगी, मतलब दैट इज़ फाइनेंस। लेकिन सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाया जा रहा है दैट इज़ ए ग्रीन प्रोजेक्ट, उससे एनवायरमेंटल में बहुत ज़्यादा हानि नहीं आएगा। इट विल बी मतलब इट विल नॉट बी कम्प्लीटली कार्बन न्यूट्रल, लेकिन कार्बन उसमें बहुत ही कम, मतलब लेस एमिशन हो। अगर आप लेट्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करो, तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है वो भी सस्टेनेबल फाइनेंस में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वजह से कार्बन एमिशन होता ही नहीं है। कार्बन एमिशन तो होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है व्हेन यू कंपेयर इट विद कंबस्शन इंजन व्हीकल। तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया, तो आई होप ये सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब आप समझ गए हो। तो ये एमओयू किस लिए है? फॉर म्यूचुअल असिस्टेंस एंड कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस। इंडिया रिसेंटली लॉन्च मिशन लाइफ। मिशन लाइफ आपको तो ध्यान होगा, राइट? मिशन लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट को बचाने के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव लाना पड़ेगा, दैट इज मिशन लाइफ। एज एन इंडिया लेड ग्लोबल मूवमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये G20 प्रेसिडेंसी में इस मिशन लाइफ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड उसी रिगार्डिंग ये जो IFSCA है, इन्होंने काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, इनके साथ ये MOU किया है, राइट? तो ये आपको ध्यान में देना होगा ऑब्जेक्टिव के साथ, किसके साथ किया गया। न्यूज़ 2 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़ 2 में ऐसा है कि RBI परमिट्स गोल्ड प्राइस हेजिंग एट IFSC। हेजिंग का मतलब क्या होता है? रिस्क को कवर करना इन बेसिक सेंस। ठीक है, रिस्क को कवर करना। नाउ आरबीआई ने क्या किया है? हैज अलाउड इंडियन रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट मतलब जिसके पास प्योर इंडियन सिटीजनशिप है, हो सकता है आप है, मैं हूँ, टू हेज देयर एक्सपोजर टू गोल्ड ऑन द रिकॉग्नाइज एक्सचेंज इन दी IFSC एट गिफ्ट सिटी गुजरात। तो इसका मतलब ये है, सिंपल मीनिंग में, मान के चलो आई एम एन इंडियन रेसिडेंट, मतलब विच आई एम, आई ऑल्सो होल्ड सम गोल्ड। अब मैं इस गोल्ड का जो एक्सपोजर है इसको मैं हेज कर सकता हूं कहां पे? IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, इंटरनेशनल प्राइस पे। तो मेरा जो प्राइस वोलेटिलिटी शायद इंडियन मार्केट में होगा, उसको मैं हेज कहां पे कर रहा हूं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दे हैव अलाउड। कौन? RBI। Resident entities in India are currently not permitted to hedge their exposure to gold price in overseas market. ओवरसीज मार्केट में आप दुबई जाके ये काम नहीं कर सकते, आप अमेरिका जाके ये काम नहीं कर सकते व्हेन यू आर एन इंडियन रेसिडेंट। लेकिन अब आरबीआई ने ये अलाउ किया है, अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो तो आप ओवरसीज मार्केट में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ओवरसीज जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम फैसिलिटी आपको IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात में अलाउ कर दिया जाता है, तो आप वहाँ जाके कर सकते हो। तो दिस इज वॉट RBI हैज़ मेड चेंज। This move is expected to benefit importers and exporters of gold, jewelers and industries that use gold as an intermediate or raw material. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो देखो, एक खासियत मैं हमारे बीपीडिया का यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। ये जो ऑरेंज कलर में लर्न अलोंग है ना, दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। मतलब इन एवरी डेज करंट अफेयर वीडियो आई टेल यू कि डाउनलोड द PDF, लेकिन कभी भी मुझे आज तक ये कमेंट नहीं मिला कि सर क्यों PDF हम डाउनलोड करें। तो देखो, PDF आप डाउनलोड करो ये लर्न अलोंग के लिए। देयर आर मल्टीपल रीजंस। आपको ये न्यूज़ पढ़ाने के साथ साथ आपको ये जो एडेड एडवांटेज है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। आप हर दिन न्यूज़ बीपीडिया से पढ़ो, हर दिन आप कुछ ना कुछ लर्न अलोंग में देखते जाओगे, एंड इवेंचुअली इट विल सेटल ऑन योर माइंड।
तो आप बिना मेहनत के बहुत सारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट यूं ही पढ़ सकते हो, राइट? दैट्स द लॉजिक बिहाइंड लर्न अलोंग। चलो बढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 3 पे। तो सेबी ने क्या किया है? सेबी हैज़ अलाउड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस टू ऑल एफपीआईज एट आईएफएससी। आईएफएससी के अंदर में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उनको अब एडवाइजरी सर्विस कौन दे सकता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज दे सकता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, मतलब सेबी है। तो सेबी ने ये अलाउ कर दिया है। बस इतना ही था, एक छोटा सा न्यूज़ जो आपको जानना था, ठीक है? आपको सिंपल सवाल बन सकता है नहीं कि सेबी ने हाल ही में किसको अलाउ किया है, तो इट इज एफपीआई। बढ़ते हैं आगे न्यूज़ नंबर 4 की तरफ। सिंगापुर बेस्ड आरबीबी शिप चार्टरिंग एंटर्स गिफ्ट सिटी। तो एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है आरबीबी शिप चार्टरिंग पीटीई लिमिटेड। ये पहला शिप लीजिंग ऑपरेटर बन गया। कहाँ पे? आईएफएससी गिफ्ट सिटी गुजरात में। मतलब अगर किसी कंपनी को शिप की ज़रूरत है तो वो इनसे शिप को चार्टर कर सकता है, ठीक है? A 100% subsidiary of RRB Ship Chartering has secured a provisional license to commence ship leasing business at GIFT City। तो ये गिफ्ट सिटी में आ गया। गिफ्ट सिटी में इसलिए आया क्योंकि रेस्ट ऑफ द इंडिया में हो सकता है रूल्स अलग है, उनका आना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है तो उसमें आके वो बिजनेस कर सकते हैं और उनको रूल्स जो फॉलो करना होगा वो सिंगापुर का करना होगा, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। अभी देश में बैठा हुआ जो बिजनेसमैन है वो इनके सर्विस को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर हियर, राइट? तो ये आपको कंपनी का नाम याद करना होगा, इट्स आरबीबी शिप चार्टरिंग सर्विस, ठीक है? ये ऑलरेडी इनका प्रेजेंस इंडिया में था, ऐसा नहीं इनका प्रेजेंस इंडिया में नहीं था, इनका प्रेजेंस था इंडिया में। अब ये ऑफशोर यूनिट खोल दिए हैं। ऑफशोर यूनिट मतलब अगर किसी भी कंट्री के अंदर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के अंदर में कोई ऑफिस खुलता है तो ऑफशोर यूनिट कहलाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है न्यूज़ नंबर 5। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी टू ऑनशोर द इंडियन इनोवेशन एक्ट गिफ्ट सिटी। तो देखो एक एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म किया गया आईएफएससी द्वारा, वो है ऑनशोर द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट सिटी, ठीक है? ये रेगुलेटरी, टैक्स, लीगल एंड अदर पर्सपेक्टिव को मेजर करने वाला है। इसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है? आईएफएससी ने खुद किया है। चेयरमैन कौन है? श्री जी पद्मनाभन। ये कौन है? ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, राइट? ये आपको ध्यान में देना होगा। इसमें फिर रिप्रेजेंटेशन बहुत लोगों का है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड का है, स्टार्टअप्स का है, फिनटेक्स कंपनी का है, लॉ फर्म्स का है, टैक्स फर्म्स का है और अदर जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनका है, ठीक है? तो इसमें जो इनोवेशन ला सकते हैं वो इनोवेशन के लिए रिकमेंड करने के लिए जी पद्मनाभन के अंडर पे ये कमेटी फॉर्म किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम भी याद करना है कमेटी का, कमेटी किसके लिए फॉर्म किया गया है ये भी आपको याद करना है। बढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 6 की तरफ। आईएफएससी एक्सिक्यूट्स एमओयू विथ आरबीआई, राइट? तो आईएफएससी जो है वो उन्होंने आरबीआई के साथ एक एमओयू किया है। क्यों? फॉर द कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरवाइजन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी इन द रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है, पुराना मतलब ये दिसंबर से पहले का न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, आरबीआई का जुरिस्डिक्शन क्या है? आरबीआई का जुरिस्डिक्शन पूरा देश है, पूरे मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, पूरे और भी बहुत सारे एंटिटीज़ आते हैं, जैसे बैंकिंग आता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन आता है, ये सारा चीज़ आरबीआई के अंडर में आता है। लेकिन वही बैंक जब आईएफएससी के अंदर पे फंक्शन कर रहा होता है, देन उनके लिए जो प्राइमरी रूल्स है वो कौन बनाता है? मतलब सी बेसिक स्ट्रक्चर विल बी फ्रॉम आरबीआई एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एज पर द आरबीआई एक्ट। लेकिन कुछ रूल्स में मॉडिफिकेशन होता है बिकॉज द वे ऑफ फंक्शनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के अंदर में है। तो वहाँ पे आईएफएससी जो रूल बनाएगा वो सुपरसीड करेगा आरबीआई को। तो इससे जो रेगुलेटेड एंटिटी है ना, उनको बहुत परेशानी आ रहा था अंडरस्टैंडिंग कि उन्हें किनका बात समझना है। तो इसीलिए क्या किया, उनका ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आईएफएससी और आरबीआई ने एमओयू कर लिया। तो इस एमओयू के तहत अपने अपने रेगुलेटेड एंटिटी और उनका रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन डिफाइंड है, सो दैट देयर इज नो confusion. The MOU facilitate technical cooperation, exchange of information,
open up avenues of cooperation between the two regulators, thereby strengthening the safety, stability and soundness of the respective financial ecosystems. क्योंकि RBI रिस्पॉन्सिबल है पूरे देश का स्ट्रक्चर पे, बट IFSC इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिफ्ट सिटी गुजरात, राइट. तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए MOU किया गया है. पढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 7 की तरफ. वो है MAS एंड IFSC टू परस्यू क्रॉस बॉर्डर फिनटेक इनोवेशन. MAS का मतलब मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर. द सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर इज कॉल्ड मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर. और IFSC, ये दोनों ने क्या साइन किया है, एक फिनटेक कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसको नाम दिया गया CA, फिनटेक कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत ये अलग अलग चीज़ प्रमोट करेंगे, राइट. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोलैबोरेशन करने वाले हैं. उसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट जो क्रॉस बॉर्डर एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको किया जाएगा इन दी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड सैंडबॉक्स ऑब्वियसली. शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन MAS एंड IFSCA सो दैट दीज रेस्पेक्टिव रोल एज ए सुपरवाइजर इन दी रेस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन और बेटर हो पाए. एंड इवेंचुअली जो फिनटेक इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए, जो फिनटेक इनोवेशंस है वो जॉइंटली और बेटर हो पाए. तो ये जो कोऑपरेशन है वो मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर एंड IFSCA के बीच में है. बढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 8 की तरफ. वो है गवर्नमेंट अलाउस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल सर्विस अब्रॉड. अब इंडियन कंपनीज not in the financial service can now directly invest in the financial service firm abroad such as brokerage, asset management fund, credit card under the automatic code. ये चीज़ अलाउ कर दिया गया है. बैंक एंड इंश्योरेंस फर्म हैज़ केप्ट आउट ऑफ इट. क्यों? क्योंकि बैंक एंड इंश्योरेंस फर्म्स ऑलरेडी पहले से प्रोहिबिटेड है, राइट. अर्लियर सच नहीं, मतलब पहले से वो कर रहे हैं. बाकी लोगों के लिए ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोहिबिटेड था, मतलब वो नहीं कर रहे थे, राइट. तो ये जो रूल्स है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी आप बोल सकते हो, बिकॉज इट विल हेल्प डोमेस्टिक फर्म इन्वेस्ट अब्रॉड. द मूव कुड ओपन द डोर्स फॉर मेनी कंपनीज दैट दे वांट टू डू सो. ए कंपनी कैन नाउ इन्वेस्ट 4 times its profit if it has been profitable for 3 years. An entity not in insurance can invest overseas in general and health insurance if such a business supports the core activity of Indian output. ये रिलैक्सेशन गिवन कहाँ है, इन्वेस्टमेंट इन गिफ्ट सिटी दिया गया है. which are where an entity not in financial service can invest in a foreign outfit registered with the IFSCA. तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है, ठीक है. चलो न्यूज़ नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं. वो है RBI रिमूव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल फ्रॉम ओपनिंग इंटरेस्ट अर्निंग FCA. तो IFSCA जो है इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए RBI ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन हटा दिया इंडिविजुअल्स, मतलब आप में और मेरे में से, so that we can open the interest earning foreign currency account. अब हम foreign currency account एक IBU के साथ जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में बेस्ड होगा, हम अकाउंट खोल सकते हैं and we can earn interest in the foreign currency. Further, the central bank removed the condition of repatriating any fund lying idle in the FCA account for the period of 15 days. ठीक है, ये कंडीशन भी उन्होंने हटा दिया है. ये जो भी उन्होंने अलाउ किया है अंडर LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम टू IFSCA सेटअप इन इंडिया, ठीक है. क्योंकि जो IFSCA के अंदर में है वो क्या है, वो है उसको फॉरेन मतलब ऑफशोर यूनिट कंसीडर किया जा रहा है. ऑल्दो इट्स इन आवर टेरिटरी, बट वो ऑफशोर यूनिट कंसीडर किया जाएगा. इसीलिए जो LRS के रूल्स हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स के रूल्स हैं, उसे फॉलो करना मैंडेटरी होगा. चलो विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज सिटी बैंक जो है उन्होंने एक ब्रांच लॉन्च किया है गिफ्ट सिटी IFSCA में टू ऑफर फाइनेंसिंग सोल्यूशन. आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले सिटी बैंक ने कुछ 11.5 से 12,000 करोड़ के बीच में एक अमाउंट में अपना जो रिटेल बिजनेस है वो एक्सिस बैंक को बेच दिया है. मतलब सिटी बैंक इज़ नो लॉन्गर इन दी रिटेल बैंकिंग इन इंडिया. लेकिन सिटी बैंक ने एक ब्रांच खोला है गिफ्ट सिटी गुजरात में, जिससे क्या होगा, वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट को लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोल्यूशन दे पाए थ्रू IFSCA. मतलब सिंपल सा बात, ये जो ब्रांच है ये एक्चुअली है IBU, ठीक है. ये क्या है, इट्स एन IBU, इट्स एन अमेरिकन बैंक, सिटी बैंक. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज न्यूज़ नंबर 11. सिटी बैंक और जीसा, राइट, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इन्होंने क्या किया है,
को फाइनेंस लोन टू इंडसइंड बैंक फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये जो MOU हुआ है या ये जो कोलैबोरेशन हुआ है ये गिफ्ट सिटी के अंदर में हुआ है, ठीक है। तो जितने भी फार्म सेक्टर्स के फंडिंग है इसके लिए इंडसइंड बैंक को 30 मिलियन लोन बाय सिटी बैंक मिलेगा एंड JPY जापानीज करेंसी येन में इनको जापानीज करेंसी में इनको 13 बिलियन मिलेगा बाय जीसा, ठीक है। किससे मिलेगा? जीसा से मिलेगा। तो इसको यूज़ करके मतलब इंडसइंड बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी, राइट। दिस इज व्हाट द न्यूज़ वाज। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। लेट्स मीट इन सम अदर वीडियो। टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल। All the best and thank you for watching. Always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.